हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आज हमारी जीएस की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, उससे आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वाली क्लास में करने जाएंगे। ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका सीजीएल एग्जाम, सीपीओ, सीएचएसएल, जितने भी एग्जाम होंगे, मेंस एग्जाम, कोई स्टेट लेवल एग्जाम्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, उनके लिए क्लास बहुत यूजफुल होगी। आप लोग देखो इस क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे 15 क्वेश्चन तक। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे उससे आगे क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये पूछा गया, हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? तो ये है महामाना मदन मोहन मालवीय। इनका नाम है मदन मोहन मालवीय, वॉज फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी 1915। 1915 में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर है मदन मोहन मालवीय। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखेंगे अगली क्लास में अगले क्वेश्चन में क्या बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चंपारण सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर, यानी गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था इन ईयर 1917। 1917 में चंपारण मूवमेंट स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। इंडिया में आने के बाद गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया में आने के बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा हुआ, तो उसका आंसर भी क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण एक बिहार में जगह है जहां पर गांधी जी ने ये आंदोलन किया था फॉर इंडिगो कल्टीवेशन। किसके लिए आंदोलन था ये? इंडिगो के लिए, यानी नील की खेती के लिए, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। वहां के फार्मर्स पे जबरन दबाव बना जा रहा था कि वो 3/20 यानी 3 कठिया सिस्टम इसको बोला जाता है, चंपारण सिस्टम को। 3/20 जगह पर जबरदस्ती उनको इंडिगो उगाने के लिए बोला जा रहा था, और वहां से उनकी सोइल की जो फर्टिलिटी है वो खराब हो रही थी। तो एक पर्सन है राजकुमार शुक्ला, ये नाम आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। राजकुमार शुक्ला इनको बुलाने लेके आते हैं हमारे गांधी जी को कि चलो चंपारण में जाके एक आंदोलन करना है। उसका नाम भी बनता है चंपारण सत्याग्रह, जो कि होता है इन ईयर 1917 में। ये बात आपको याद रखनी है। गांधी जी इंडिया में आते हैं 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को, और 1917 में वो अपना पहला आंदोलन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है चंपारण आंदोलन। इससे आपको ये बातें याद रखनी है। ओके, राजकुमार शुक्ला का नाम आप लोग याद रखोगे। राजकुमार शुक्ला वो पर्सन है जो गांधी जी को बुलाने लेके आए थे चंपारण सत्याग्रह में, इनवाइट इन्होंने ही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रियम्बल। ये पूछा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल कहां से बोरो किया गया? द आइडिया ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल को बोला जाता है प्रीफेस। प्रियम्बल को जानते हैं हम लोग प्रीफेस के नाम से, प्रस्तावना के नाम से। प्रस्तावना, प्रीफेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हम कोई बुक का खोलते हैं, जो हमारा पहला पेज देखने को मिलेगा, पहला पन्ना जो देखने को मिलता है हमें, वही देखने को मिलता है प्रीफेस, यानी वो बताता है कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें वो जानने को मिलेंगी। उस बुक की समरी हमें ब्रीफ में बताई जाती है प्रीफेस पे, तो उसी को बोलते हैं प्रियम्बल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो हमने बोरो करा है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए से बोरो करा हमने प्रियम्बल, और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यूएसए से हमने बोरो करे थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि 6 मौलिक अधिकार अभी के टाइम पर है, और 7 मौलिक अधिकार थे हमारे पहले। जो एक हटा दिया गया था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में आता था। अब उसको डाल दिया गया इन आर्टिकल 300 ए में, 300 ए में, एज अ लीगल राइट। आज के टाइम पर ये एक लीगल राइट है। और कौन सी संविधान संशोधन से हटाया गया था? तो वो था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। फंडामेंटल राइट्स के आप लोग आर्टिकल याद रखना, 12 से 35 बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की।
हमारे आते हैं भाग 3 पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया, भाग 3 को हमारे संविधान के पार्ट 3 को बोलते हैं हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 को जानते हैं हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ CHSL का, उसमें पूछा गया मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा पार्ट है, तो उसका आंसर बनेगा पार्ट 3। इसका आंसर बनेगा पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 बात करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। ओके, प्रियम्बल से आपको याद होना चाहिए, प्रियम्बल हमने बोरो करा हमारे USA के संविधान से। प्रियम्बल से 2-3 बातें आपको और याद रखनी है। प्रियम्बल को बोला गया सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को बोला गया सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा। ये बोला कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है ठाकुरदास भार्गव द्वारा। ठाकुरदास भार्गव ने बोला हमारे प्रियम्बल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रियम्बल को आईडी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, आइडेंटिटी कार्ड। आईडी कार्ड प्रियम्बल को बोला NA पालकीवाला। NA पालकीवाला ने बोला आईडी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे ही प्रियम्बल को ही बोला गया होरोस्कोप। होरोस्कोप होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बोला KM मुंशी। KM मुंशी ने। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था ठाकुरदास भार्गव, आईडी कार्ड बोला गया NA पालकीवाला, और होरोस्कोप बोला गया KM मुंशी के द्वारा। किसको? हमारे प्रियम्बल को। प्रियम्बल होता है प्रीफेस, यानी कि प्रस्तावना, और ये बोरो करा गया फ्रॉम USA के संविधान से। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी सबसे पूर्व में कौन सा स्टेट देखने को मिलता है हमें। ये इसको इंडिया मान लो, इधर की तरफ सबसे ईस्ट में कौन सा स्टेट है, ये सबको पता होगा। ये कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश। सबसे वेस्ट में जो स्टेट देखने को मिलेगा आपको वो है गुजरात। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, अगर आपसे पूछा जाए साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है हमारे इंडिया का, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर करोगे आप लोग इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को जानते हैं हम लोग साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया के नाम से। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा पॉइंट देखने को मिलता है नॉर्दर्न मोस्ट, तो उसका आंसर करोगे आप लोग इंदिरा कोल। साउथ मोस्ट पॉइंट याद रखना है और नॉर्थ मोस्ट पॉइंट याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछी जाए हमारा जो ये मेन लैंड है, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि जो इंदिरा पॉइंट है वो यहाँ अंडमान निकोबार पे लोकेट करता है। निकोबार पे हमें देखने को मिलेगा इंदिरा पॉइंट, जो कि सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट है, बिल्कुल दक्षिणी बिंदु है हमारे इंडिया का, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार हमारे इंडियन यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ में मेनलैंड पे नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस कितना है, बोलते हैं ना कश्मीर टू कन्याकुमारी कितना डिस्टेंस है, तो आपको याद रखना है ये 3214 किलोमीटर तक है हमारा मेनलैंड का नॉर्थ से लेकर साउथ में एक्सटेंशन। और अगर पूछा जाए वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन कितना है, यानी गुजरात से ये अरुणाचल प्रदेश में कितना एक्सटेंशन फैला हुआ है, तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर फैला हुआ है वेस्ट टू ईस्ट, और 3214 फैला हुआ है नॉर्थ से लेकर साउथ में। ओके, इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं, चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेट करता है, तो आर्टिकल 360 बात करता है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी आपको पता होनी चाहिए, 3 तरीके की इमरजेंसी हमारे देश में देखने को मिलती है। ये है
नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी इसको बोलते हैं। 3 तरह की इमरजेंसी देखने को मिलती है। इसका आर्टिकल नंबर है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। आर्टिकल 356 बात करता है स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंट रूल के नाम से। आर्टिकल 360 बात करता है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 बात करता है फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद या कौन सा आर्टिकल है जो हमारे देश में अभी तक लागू नहीं हुआ, इनेक्ट नहीं हुआ, तो आप लोग आंसर कर सकते हो फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी 360। ये आर्टिकल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में लगी नहीं है और होप सो कभी लगे भी ना। ओके, इतनी बातें आपको याद रखनी है इमरजेंसी से। आपको पता होना चाहिए जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो मैंने आपको बता रही थी कि जो पार्ट 3 में आते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर जब हमारे देश में लगती है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, तो हमारे मौलिक अधिकार जो है वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाते हैं जब तक इमरजेंसी चलती है। पर 2 ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते, वो है 20 और 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते इमरजेंसी के टाइम पर भी। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आर्टिकल 21 बात कर रहा था राइट टू लाइफ की, जीवन जीने के अधिकार की। ओके, क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मनी बिल, ये बात करता है कि कौन सा आर्टिकल हमें बताएगा डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। मनी बिल कौन से आर्टिकल में डिफाइन करा गया? तो इसका आंसर बनेगा आर्टिकल 110। 110 बात करता है मनी बिल की। 110 आर्टिकल बोलता है डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। मनी बिल होता है एक तरीके का जिसमें बात करी जाती है सैलरीज की, टैक्स की, कहीं अगर टैक्स लगाया, बढ़ाया, घटाया, कुछ भी किया गया, जहां पर खर्चे की बात आ गई, जहां पर एक्सपेंडिचर की बात आ गई, पैसे की बात आ गई, वो होती है मनी बिल के अंदर। और आपको याद रखना है मनी बिल सिर्फ आ सकता है लोकसभा के अंदर। जैसे कि आपको पता हमारे 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। मनी बिल हमेशा इंट्रोड्यूस यानी स्टार्ट होगा हमेशा लोकसभा से। मनी बिल कभी भी राज्यसभा से स्टार्ट नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मनी बिल हमेशा आएगा लोकसभा के अंदर। सारी की सारी यानी मैक्सिमम पावर मनी बिल के मामले में हमें देखने को मिलती है लोकसभा में। ओके, आर्टिकल 93 बात करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा की। आर्टिकल 93 बात करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा की या फिर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा की। आर्टिकल 108 बात करता है जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग का मतलब है अगर किसी बात पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों एग्री नहीं हो रहे, दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, यानी दोनों के बीच डेडलॉक की सिचुएशन देखने को मिल रही है। डेडलॉक का मतलब होता है नो रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा बोथ हाउसेज में, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट समन करेगा। समन करने का मतलब होता है बुलावा, बुलावा भेजता है, तो प्रेसिडेंट बुला लेता है जॉइंट सिटिंग। और जॉइंट सिटिंग का प्रावधान लिखा गया आर्टिकल 108। आपको पता होना चाहिए जॉइंट सिटिंग का प्रावधान हमने बोरो करा ऑस्ट्रेलिया की कंट्री से। आर्टिकल 110 110 बात करता है मनी बिल की, और आर्टिकल 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम आम भाषा में बजट ही बोलते हैं। जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हर साल पेश करते हैं हमारे देश का बजट, जिसमें एस्टिमेट लगाया जाता है इतना पैसा यहाँ पर जाएगा, इतना पैसा वहां जाएगा। तो वो हमारे संविधान में किस वर्ड से डिफाइन है? तो वो डिफाइन है आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से। बजट वर्ड हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
महात्मा गांधी वाज रेफर टू एज द फादर ऑफ नेशन फर्स्ट बाय, यानी महात्मा गांधी को पहली बार किन्होंने फादर ऑफ द नेशन करके एड्रेस किया यानी संबोधित किया, वो थे डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर बनेगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का बर्थ होता है कटक में, इनका बर्थ होता है कटक। कटक एक जगह है उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस जो आर्मी लीड कर रहे थे वो थी आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। आईएनए को लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक खुद की पार्टी भी बनाई गई, पॉलिटिकल पार्टी, इसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी भी बनाई गई इन ईयर 1939। 1929 में खुद की पार्टी बनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस द्वारा, उसका नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। सी राजगोपालाचारी से आपको याद रखना है, ही वॉज फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल। पहले और आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने थे। वल्लभ भाई पटेल से आपको याद रखना है, इनको बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि मिली थी। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया यही है, लौह पुरुष। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो इन्हीं की प्रतिमा। जवाहरलाल नेहरू से याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू की बुक का नाम जो कि है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनकी बुक का नाम आप लोगों को याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करना है, कौन सी चीज कहां पर फेमस है। जो आपको पहले आता है वो एलिमिनेट करने की कोशिश करो। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो लोग से ताले हैं वो फेमस है अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है। मैंगोज जो है वो फेमस है रत्नागिरी के। अंडरग्राउंड रेलवे आई कलकत्ता के अंदर, और राइस है देहरादून। तो क्या आंसर बनेगा? ए 2143। ओके, ये थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है कि कौन सी चीज कहाँ पे फेमस है, बस मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इजीली कर देने हैं। एलिमिनेशन मेथड आप लोग यूज करना, जैसे कि आपको पता था लोग कहाँ के फेमस है, अलीगढ़ के। तो आप लोग देख लो सी का 4 किस में है, सी का 4 सिर्फ एक में ही है, तो यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे करके आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है साइक्लोन्स। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है साइक्लोन्स को। साइक्लोन को अलग अलग नाम है अलग अलग कंट्रीज में। तो इंडिया के अंदर तो बोलते हैं इनको साइक्लोन ही, चाइना में जानते हैं इसको टाइफून के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं इनको विली विली के नाम से, और यूएसए में बोलते हैं हरिकेन। ये आपको याद करना है, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपसे बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विली विली के नाम से कहां पर जानते हैं, तो आप लोग याद करना ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड्स है, घास के मैदान है, उनको जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से। ये हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। ओके, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रॉन्ज इज एन एलोय ऑफ, एलोय होता है मिश्र धातु, एलोय को बोलते हैं मिश्र धातु। यानी ब्रॉन्ज दो चीजों से मिलके बना है, तो ये बना है कॉपर और टिन से मिलके, कॉपर और टिन से मिलके बना है ब्रॉन्ज, कांस्य जिसको बोलते हैं।
अगर आपसे रेशो पूछी जाए कॉपर और टिन की रेशो कितनी है, कॉपर का सिंबल होता है Cu, टिन का सिंबल होता है Sn, तो ये रेशो यहाँ पर है 70-30, 70% और 30% की रेशो में होता है, जिससे मिलके बनता है ब्रोंज। ब्रोंज 70-30 की रेशो में कॉपर प्लस टिन Cu प्लस Sn से मिलके बना है ब्रोंज, कांस्य। और आपको पता होना चाहिए ब्रोंज एज किसको बोलते हैं। ब्रोंज एज से जानते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को, आईवीसी। आईवीसी का टाइम पीरियड आपको याद रखना है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। एक और बात आपको याद रखनी है, सिल्वर को बोलते हैं हम लोग बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का सबसे बढ़िया कंडक्टर है हमारा सिल्वर, पर इसको यूज नहीं किया जाता वायर्स में। क्यों? क्योंकि ये महंगा बहुत है, सिल्वर महंगा ज्यादा है, पर ये बेस्ट कंडक्टर है। तो हम इसका अल्टरनेटिव यूज करते हैं, हम लोग कॉपर को यूज करते हैं वायर्स में। जो घर में वायर्स लगती है वहां पर कॉपर यूज होता है, सिल्वर का यूज नहीं करते क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं है, बहुत महंगा होता है सिल्वर। पर बेस्ट कंडक्टर आप लोग याद रखना, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर। ओके, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको करना है, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स। कौन से एक्ट में वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिली? तो ये था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन ईयर 1972। ये क्वेश्चन कराने का मतलब है कि आपको याद होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में आता है, तो आप लोग इसको याद करोगे 1972 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट आपको याद रखना है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है इन ईयर 1986 में। 1986 में आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर कौन से ईयर में आया, प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये आता है इन ईयर 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा जाए तो ये आता है 1992। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1972 में, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1986 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको आपको अरेंज करना है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में, यानी कौन सी पहले इवेंट होती है उसके बाद कौन सी इवेंट होती है। मैं आपको ईयर्स बताता हूं इन सभी मोमेंट के, फिर आप लोग सेट करना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होती है इन ईयर 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है इन ईयर 13 अप्रैल, पूरा लिखो इसको, 13 अप्रैल 1990, 13 अप्रैल 1919 में। गांधी जी चंपारण, यह भी हमने देखा, ये होता है 1917 में। बिहार में राजकुमार शुक्ला इनको बुलाने लेके आए थे, इंडिगो के लिए कल वो था आंदोलन। सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट यानी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, ये होता है 1930, 1930 में। तो क्या आंसर बनेगा? सबसे पहले कौन सा हुआ? सबसे पहले हुआ चंपारण, उसके बाद जलियांवाला बाग, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और सबसे लास्ट में 1930 वाला सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। तो क्या आंसर बनेगा इसका? सी। सी इज द राइट आंसर। ओके, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following regard as protector of fundamental rights of citizens? किसको बोला जाता है गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हमारे मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स है, उनका गार्जियन किसको बोला जाता है, उनका प्रोटेक्टर कौन है? तो इनका प्रोटेक्टर है
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है, गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान से कोई छेड़छाड़ होगी तो सुप्रीम कोर्ट सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल आते हैं 124 से लेकर 147 तक। आर्टिकल 124 से 147 बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में बना था बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक्ट आया था 1773 का, बट एस्टेब्लिशमेंट जो सुप्रीम कोर्ट बनता है वो अगले साल बनता है 1774 एट कलकत्ता। कलकत्ता में पहली बार हमारा सुप्रीम कोर्ट बना इन द ईयर 1774। ये बात आपको याद रखनी है। और फिर जब ये कलकत्ता में है तो आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर। तो कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट होगा 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट करा गया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। आज के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट हमें देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स किसी भी कारण वायलेट हो जाए तो आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट यूज करके अपना आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचार। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जा रहे हैं तो आप सीधा चले जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास। कौन सा आर्टिकल यूज करके? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को ही बोला गया हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की हृदय और आत्मा। किसने बोला? तो ये बोला गया बाय डॉक्टर BR अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से नंबर आर्टिकल को? आर्टिकल 32 को। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बाय चांस आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होंगे तो आप लोग जा सकते हो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट का आर्टिकल है 79, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल है 76 और प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52। ओके, बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, ये कहां पर देखने को मिलेगा आपको? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये देखने को मिलेगा आपको देहरादून। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, जैसे कि हेडक्वार्टर कई बार पूछ ले जाते हैं राइस रिसर्च सेंटर कहां पर है या फिर कोई भी, तो ये आपको याद रखना है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हमें देखने को मिलेगा देहरादून में। इसका आंसर होगा देहरादून। ये हमारा स्टैटिक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो आपको थोड़ा याद करनी है चीजें। ओके, आज के लिए भी रखते हैं हम लोग 30 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। इसके आगे कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में मैं फिर से मॉक टेस्ट लेके आऊंगा आपके सामने। मॉक टेस्ट की सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, तो आप लोग जुड़े रहे न्यू लक्ष्य एकेडमी के साथ। मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बहुत सारी चीज आपको कम टाइम में रिवाइज करने को मिलेंगी। तो जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें न्यू लक्ष्य एकेडमी को। थैंक यू एवरीवन।